इसीलिए ध्यान से समझे इस वेव नामक टॉपिक को। क्या है ये वेव? तो शुरू करते हैं अपन। वेव हिंदी में बोले तो तरंग। अभी आजकल सुन रहा होगा कोरोना का 3rd वेव आने वाला है, सुना है? वो भी वेव है। नहीं, हम लोग भी घर में वेव वगैरह क्रिएट करते हैं, पता ही होगा। रीमर का वेव। कहा नहीं, देखो उस झाड़ी में 100 सांप थे, बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई, अरे 100 नहीं 1000 सांप थे एक झाड़ी में, है ना? तो ये भी है हमारा एक तरह का वेव ही है। लेकिन अपन कायदे से केवल फिजिक्स के वेव की बात करेंगे। पढ़ने के लिए इसमें हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे सुना आपने अभी अभी कि कोरोना भी एक वेव ही है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो केवल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। ओके, तो ये फिजिक्स में वेव है क्या? वेव का क्या मतलब है? आपने वेव आज से पहले कभी देखा है? रिसेंटली हमने एसी पढ़ा है। मैंने एसी में वेव नामक शब्द का प्रयोग तक नहीं किया क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब देखो हमारा अगला जो अध्याय है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें वेव पर आना ही पड़ गया मजबूरन, न चाहते हुए भी। जो 11th का टॉपिक है वहां पर मैं आता हूं, लेकिन मैं केवल वही बातें करूंगा जिससे आपको 12वीं में फायदा होने वाला है। ये वेव है क्या? पहले आप बताइए, वेव आपने देखा है? बताता हूं मैं कब वेव देखा होगा आपने। पहला वेव देखा होगा जब वाटर में आप एक पार्टिकल डालते हो, मिट्टी का टुकड़ा डालते हो, तो वाटर में क्या होता है ना, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, होता है ना? अजीब टाइप का लगेगा, गोल 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 आगे बढ़ता जा रहा है, वो वेव है। मैं बताऊं, डांस करने वाला जो अभिनेता होता है वो इस प्रकार का कुछ करते करते ऐसे करते ना, ये भी वेव है। ये देखो, ये वेव है, ये भी वेव ही है। तो ये वेव हो गया। रस्सी में आपने यूं करोगे ना, तो जो हो रहा है वो वेव ही। तो वेव में यदि आप देखें ध्यान से, जैसे पानी को ही देखें, पानी में आपने मिट्टी का टुकड़ा गिराया तो क्या देखोगे पता है? एक अजीब टाइप का कुछ दिखाएगा उधर दूर जाते हुए, लेकिन पानी दूर नहीं जाता है, पानी वहीं पे उठा फिर बैठ गया, अब वो आगे पास हो गया। जैसे रस्सी को ही आप ऐसे से घुमा रहे हो, रस्सी को ही मान लो यहां बांध दिया और ये रस्सी हमारी है, ठीक है? आपने यहां से पकड़ा, उसको एक बार यूं कर दिया, ऐसे से घुमा रहे हो, तो क्या होगा ना, देखोगे आप, ये रस्सी ऐसे करेगा, ये रस्सी ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। अब यहां देख सकते हो आप, यहां का रस्सी यही है, लेकिन कुछ है जो उधर की तरफ बढ़ रहा है। दिख रहा है आपको? यदि आप रस्सी को यूं यूं कर रहे हो तो रस्सी जो यहां पर था यहीं पर है, लेकिन कुछ है डिस्टरबेंस, एक विकृति जो आगे की ओर बढ़ रहा है। देखोगे ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आगे की ओर जा रहा है। पानी में भी वही होता है, वहां का पानी वहीं रह जाता है, उठता है नीचे बैठ जाता है, लेकिन कुछ है जो दूर जाता है, उसी को हम तरंग कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तरंग से परिचय हुआ आपका? तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस है, लेकिन उसमें तरंग की बात करी जाए तो वस्तु अपने वास्तविक स्थान को बिना छोड़े हुए उस डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह संचरित करता है। कहीं पर भी वेव देखो आप, जैसे कि मैंने कहा आपको रस्सी में वेव है, तो ये रस्सी यहीं पर है, लेकिन कुछ है जो आगे जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ का रस्सी यहीं पर है, उठा नीचे बैठ गया, उठा नीचे जा रहा है, तो ये यहीं पर है, बस आगे डिस्टरबेंस जा रहा है। तो यही हमारा क्या है? वेव है। क्या है? वेव। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल दूं, शायद मेरे पास जुगाड़ है लाइव के लिए। करंट मारेगा तो अच्छा लगेगा, है ना तुम्हें? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? रही करंट मारने के बाद आत्मा का लगभग परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो अच्छा लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। नहीं, मैं बिना मतलब के पचड़े में पड़ जाता हूं कभी कभार, लेकिन पड़ गया तो पड़ ही गया ना। देखो, आप वेव का नजारा देखने वाले हो। किस चीज का? वेव का। एक से मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये वेव है, देख रहे हो? देखो ऐसा ऐसा जा रहा होगा, रुक जा जाएगा। एक्चुअली क्या है, इसमें तन्यता इसका कम है, इसीलिए देखो, देख रहे हो? अरे एक बार हुआ ना, हाँ देखो क्या हुआ, यहां से ऐसे करके आगे बढ़ा, लेकिन वस्तु वहीं पर है। देखो ये वाला तार यहीं पर आ, देखो ये देखो, ये देखो, ओके ये देखो गया, तो ये नहीं हुआ, ठीक है मैं समझ सकता हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि वस्तु वहीं पर है, लेकिन आगे की तरफ कुछ गया जो वहां पर जाके खत्म हो गया।
यही वेव है। वेव की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी? तो इस तार में एक विकृति उत्पन्न हुआ जिसने ऊर्जा का स्थानांतरण किया बिना अपने पोजीशन को बदले। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? वेव। रे फोटो खींच रही है बच्ची। वेव होते हैं दो प्रकार के। पहला नंबर है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बोले तो अनुप्रस्थ तरंग। रे अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा होता है लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग। पूछा हुआ है, पता है क्या? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर स्पष्ट करें। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। देख रहे हो? हम यदि ये ना जाने तो कल्याण हो जाए हमारा। तो यहां से वेव जाना हमने। वेव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। अब दोनों में क्या क्या है? अनुप्रस्थ तरंग क्या है? जिसमें तरंग का संचरण कंपन के लंबवत हो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ, और कंपन की दिशा में यदि संचरण हो तो बोलेंगे अनुदैर्घ्य। जैसे बताता हूं मैं, सांप कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना। देखो सांप में डिस्टरबेंस ऐसे क्रिएट हो रहा है लेकिन चल रहा है आगे, तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ। ये सांप इसका एग्जाम्पल है, सांप का गति जो है। और अनुदैर्घ्य, चाली देखा है? चाली कैसे चलता है? आगे की ओर बढ़ता भी आगे है। पहले देखो इतना बड़ा रहेगा, आगे सिकुड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया? रे चेपटी हे कर रही है। एक मुक्का मारूंगा बस, यहां ध्यान दो। क्या अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग समझ में आया? सांप जैसा जैसा करता है वो अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ। मतलब वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण कंपन के लंबवत हो। कंपन के लंबवत यदि तरंग जाएगा उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ, और कंपन की दिशा में हो तो अनुदैर्घ्य। चाली या केचुआ जो है वो, चाली अपन ठेठी में बोलते हैं या केचुआ बोलते हैं, केचुआ हिंदी में। तो केचुआ जो है, केचुआ किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य। समझ में आ रही है? और अनुप्रस्थ का उदाहरण सांप की गति, और केचुआ की गति हो गई अनुदैर्घ्य तरंग की। ये वैसे समझने के लिए है। अपन काम की बात करेंगे तो वहां ध्वनि और ईएम वेव की बात करेंगे। बस मैंने समझाया, आपको रियल वाली फीलिंग दी कि तरंग है क्या, तरंग कितने प्रकार के हैं, और तरंग दोनों प्रकार के हैं तो उसकी परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तरंग, लिख करके डैश लिखें और लिखते हैं तरंग, वेव। लिखो लिखे तरंग की परिभाषा, आराम से लिखो। लिखो किसी पदार्थ में की वैसी विकृति, किसी पदार्थ की वैसी विकृति किसी पदार्थ की वैसी विकृति जिसमें पदार्थ अपना स्थान बदले, पदार्थ अपना स्थान बदले बिना, जिसमें पदार्थ अपना स्थान बदले बिना ऊर्जा का संचरण करते हैं, ऊर्जा का संचरण करते हैं, ऊर्जा का संचरण करते हैं, तरंग कहलाता है। ऊर्जा का संचरण करते हैं, तरंग कहलाता है, तरंग कहलाता है। ठीक है, अब लिखें तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग
अनुप्रस्थ तरंग, लिखे। नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग लिख डाला। वेरी गुड, लिख डालिए। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ लिखकर डैश लिखे। लिखे वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण, संचरण का मतलब क्या? चलना, नहीं फैलाव नहीं, चलना। तो वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण कंपन की दिशा के लंबवत होता हो, कंपन की दिशा के लंबवत होता हो, कंपन की दिशा के लंबवत होता हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। फिर से बोलता हूं, वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण कंपन की दिशा के लंबवत होता हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे जैसे सांप की गति। ये ऐसे एग्जाम्पल लाइव है आपका, मतलब ये आपको एग्जाम्पल कम से कम परीक्षा में पूछा जाए तो मत लिखना, समझने के लिए बस है। और वैसे परीक्षा में आपको तरंग ऐसे नहीं पूछेगा, अंतर पूछेगा, वहाँ पर हम करेंगे प्रॉपर ढंग से। ये आपको समझने के लिए है कि भाई सांप का जो मोशन होता है, गति होता है, कैसे होता है? ऐसे। देख रहे हो सांप क्या कर रहा है? इधर उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है और बढ़ कहाँ रहा है? आगे। तो कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। जैसे सांप की गति। अब लिखिए अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, वैसा तरंग। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी तो हम करेंगे ही नहीं, पूरा समय हमारे पास। हाँ, लगभग 6 महीने का समय, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना पूरा पूरा है। तो इस 6 महीने में अपन डबल डबल क्लास लगाएंगे, एक शुरू वाला एक अभी वाला, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और साथ में ये। अब हम मतलब दुनिया भूल चुके हैं, थोड़ा देर के बाद भूल जाएंगे प्रॉपर ढंग से, दुनिया नई हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ चलेगा हमारा प्रकाश प्रकाश प्रकाश। लिखे अनुदैर्घ्य तरंग। क्या लिखेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। लिखें वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण, जिसमें तरंग का संचरण कंपन की दिशा में होता हो, कंपन की दिशा में होता हो। वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण कंपन की दिशा में होता हो, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। वैसा तरंग जिसमें तरंग का संचरण कंपन की दिशा में होता हो, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है ना? ओके ओके। लिखो जैसे केचुए की गति, केचुए की गति, चाली मत लिखना, ठेठी शब्द हो गया है ना। एक बचपन में प्रश्न पढ़ा हुआ, केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? पढ़ा था ये, यहां से पता चला 5वां पास हो, 8वां में है, वही 8वां पास हो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम जानने वाले हैं इन दोनों में अंतर। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों सुनिए, देखो 2 प्रकार के तरंगों को यहां पर हमें स्पष्ट रूप से पढ़ना है। पहला तो है ईएम वेव, जो हम पढ़ेंगे अभी, चैप्टर ही हमारा है। दूसरा है 11th का ध्वनि तरंग, साउंड वेव।
तो हम देखते हैं दोनों में संचरण कैसे कैसे होता है। साउंड का संचरण कैसे होता है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देखो क्या होता है, यहां पर हवा का एक कण है, अगला कण है। आप जानते हो हवा में ढेर सारे क्या है, कण है। कौन से कण? ऑक्सीजन के कण, नाइट्रोजन के कण, हाइड्रोजन के कण, कार्बन डाइऑक्साइड के कण, जल वाष्प के कण, ढेर सारे कण है। जब आप बोलते हो, सुनियो ध्यान से, जब आप बोलते हो, जब आप क्या करते हो, बोलते, यहां से चिल्ला दिया आपने, जोर से बोला है ना, पता नहीं कैसा मुंह है दानव की तरह, बोला यहां जोर से यो करके, वाह, यहां बोला और यहां पर कान लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कान, ईयर। होता क्या है, सुनिए, यहां से बोला, आवाज इसके पास गया, इसने इसको टक्कर मारी। किसने? इसने इसको टक्कर मारी। फिर से वापस यही आएगा, टक्कर मारने के बाद जैसे इसको टक्कर मारा तो इसके पास वो वाला चला गया। जैसे आप कांचा खेला होगा बचपन में, गोली रे, सब पक्का खेला होगा, ऐसे करके मारते थे और टक। होता क्या था, जिसको आपने मारा, ऐसा ऐसा कभी हमारे पास मजबूरी होता था कि ऐसे मारे कि जिसे मारे वहीं रुक जाए और जिसको मारे वो भाग जाए। होता है ऐसा? हाँ, वही वाली बात है, यहां पर वही होता है। ये इसको टक्कर मारता है, भाई साहब ध्यान दो, ये इसको टक्कर मारता है, बेचारा यहीं रुक जाता है, ये इसको मारता है यहीं रुक जाता है, ये इसको मारता है यहीं रुक जाता है। इन किन प्रकार हमारे कान के चदरे पर जाकर अटैक करता है लास्ट वाला, और उसको पता चलता है कि किसी ने कुछ बोला। बात समझ में आई? मैं जैसे बोल रहा हूं, यहां पर देखो लगा हुआ है माइक, ये टक्कर मार रहा है, सभी दिशाओं में मार रहा है टक्कर, और वो टक्कर वाला आपके पास जाता है, जाकर जैसे टक से मारता है कान के चदरे को, सुनाई पड़ता है अच्छा कुछ बोला गया। बात बुझा रहा है? अब इसमें देखो क्या तरंग उधर ही जा रहा है जिधर पिंड कंपन कर रहा है। हाँ, इसीलिए ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य उदाहरण है, और अनुप्रस्थ का उदाहरण है ईएम वेव, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी तुरंत। तो चलिए लिखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखिए जो पूछा गया है बोर्ड का, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर स्पष्ट करें। लगाइए इस पर 3 स्टार। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर स्पष्ट करें। लगाइए कितना स्टार? 3। पहला उसका परिभाषा होगा जो आपको पता है, जगह छोड़े बस उसका। 2 भागों में कॉपी को बांट लें पहले, बिना फाड़े हुए। पता ही हो कैसे बांटना है। एक तरफ लिखना है अनुप्रस्थ, दूसरी तरफ अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पहला दोनों में परिभाषा लिखना है पहला का जो आपने लिखा है। लिखो लिखो लिखो, लिख ली? घर पे हाँ हो गया भाई, छापो छापो। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य छापने के उपरांत मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, छापने के उपरांत देखो, ध्वनि तरंग जो है, सुनो, केचुआ और सांप में बोलो कौन ज्यादा रफ्तार में भाग रहा है? सांप। इसीलिए इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है। अब मैं बताता हूं, मैंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का रफ्तार लगभग 300 मीटर प्रति सेकेंड होता है और अनुदैर्घ्य तरंग का रफ्तार लगभग 300 मीटर पर सेकेंड और अनुप्रस्थ का रफ्तार होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। जैसे प्रकाश जो है हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी रफ्तार कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये जो हमारा ध्वनि है, ये कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। इसकी रफ्तार 300 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा होगा थंडरिंग के टाइम पर जब ठनका ठनकता है तो ठनके की बिजली हमें पहले दिखाई पड़ती है और कुछ देर के बाद 5-6 सेकेंड बाद आवाज आता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की रफ्तार बहुत कम है। किससे? अरे किससे? प्रकाश। जैसे गोली छूटता है ना,
बंदूक से क्यों करता है। तो अब देखो गोली यहां से निकला, अब गोली की रफ्तार क्या किया जाता है, ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा किया जाता है। मान लो ध्वनि की रफ्तार से कम रफ्तार है गोली की, तो गोली छोड़ेंगे, आवाज उसके पास पहले पहुंच गया, वो छिप जाएगा, बच जाएगा। गोली छोड़ करके हंसेगा, है क्या कर दिया तूने, है ना। तुम छोड़ोगे गोली, आराम से वो इधर उधर करता रहेगा। फिल्मों में देखते होगे आप, उसमें तो बड़े गजब के होते हैं, मतलब गोली छोड़ा कुछ खड़ा रहेगा, थोड़ा सा निकल गया यहाँ से, है ना। इतना मतलब बेवकूफ बनाते हैं, पूछो मत। तो मैं कह रहा था आपको, ध्वनि तरंग, ध्वनि की रफ्तार 300 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि गोली की रफ्तार 300 से ज्यादा रखी जाती है। वैसे 340 होता है एग्जैक्ट, लेकिन अपन 300 मान रहे हैं, तो उसकी 500 के आसपास रखी जाती है कि भाई गोली की आवाज सुनाई पड़े, बंदा जब तक सतर्क हो उससे पहले उसको गोली लग जाए, वरना क्या होगा, गोली मारोगे हंसेगा वो हैं करके, है, और बोलेगा मार के बताओ, मार के बताओ, और तुम गोली रख करके ही कहोगे कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। यही बात है। तो आपने देखा सांप दौड़ता है रफ्तार में, केंचुआ चलता है धीरे धीरे, इसकी रफ्तार ज्यादा, इसकी रफ्तार कम। लिखो किसमें, लिखो लिखो इसका वेग बहुत अधिक होता है, किसका, अनुप्रस्थ का। लिखो लिखो इसका वेग बहुत अधिक होता है, इसका वेग बहुत अधिक होता है। वेग वेग वेग, अरे रफ्तार रफ्तार, नहीं समझा, हाँ समझ गया होगा, लिख लिया, ओके। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, इसका, किसका, अनुदैर्घ्य, इसका वेग बहुत कम होता है। बहुत में डबल ह लगा सकते हो, बहुत कम। लिखने में तो वही लिखोगे, लेकिन एक्सप्रेशन जब बोलोगे तो बहुत कम। हो गया। चलिए अब बताइए मुझे, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है। हाँ, यदि अपन शीशा पैक करके अंदर में जाके बोले कुछ भी, क्या बाहर वाले को सुनाई पड़ेगा, नहीं। कार के अंदर मैं बोलता हूं, बाहर वाले को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, नहीं। अच्छा, लाइट जलाएंगे अंदर से, क्या बाहर जाएगा, हाँ। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग बिना माध्यम के चल सकता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग बिना माध्यम के नहीं चल सकता है। लिखो, इसे संचरण के लिए, अनुप्रस्थ में लिख रहे हैं, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें लिखे, किसमें, उसमें, किसमें, अनुदैर्घ्य में लिखे, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हो गया कि नहीं हुआ। नेक्स्ट कौन सा है, एग्जाम्पल दोनों का। इतना लिख दोगे, 5 नंबर नहीं पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। लास्ट लिखे, उसमें क्या लिखोगे, सांप। मैंने कहा था सांप और केचुआ वगैरह नहीं लिखना भाई, तरंग थोड़ी है, मैंने समझाने के लिए ऐसा कहा था, इसलिए सांप वगैरह नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं कायदे पर जो फिजिक्स में है। क्या प्रकाशीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। हाँ, आपको मैं, और ये तो चैप्टरे पढ़ना है हमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इसकी रफ्तार बहुत कम है, किसकी, ध्वनि की। इसलिए ध्वनि जो तरंग है, लिखो लिखो लिखो, उसमें क्या लिखोगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। किसमें, हाँ, और इसमें लिखोगे ध्वनि तरंग। उसमें लिखो नहीं, प्रकाशीय तरंग मत लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंग लिखो, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वही है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ में, अनुप्रस्थ का उदाहरण हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। लिखने नहीं आता है, हाँ, इतने अच्छे लिखने वाले हो तुम लोग, लेखक बन जाओगे कुछ दिनों के बाद। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। और उसमें किसमें लिखोगे आप, अनुदैर्घ्य में क्या लिखोगे, ध्वनि तरंग। इंग्लिश में बोले तो साउंड वेव। क्या आपने लिख लिया। चलिए, इन के इन प्रकार हमारा अध्याय आरंभ होता है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश नहीं रे, विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने के लिए आवश्यक था
चैप्टर मत डालो, अभी थोड़ा देख लेते हैं। तरंग है, ठीक है, तरंग का ही एक भाग है विद्युत चुंबक। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दो। मैंने अभी अभी आपको बताया विद्युत चुंबकीय तरंग से पहले तरंग, तरंग समझ रहे हो? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। 3-4 टर्म होंगे यहां पर यूज, ठीक है ना? अरे बच्चा ध्यान दो। देखो यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, मतलब यहां से तरंग चलना शुरू किया, वापस जो यहीं पर पहुंच गया। देखो यहां से ऊपर उठ रहा था और यहां से भी क्या करेगा, ऊपर ही उठेगा। ध्यान दो, मैं थोड़ा सा इसको देखिए, यहां से तरंग ऊपर उठा है, वापस आकर के जहां से पुनः वापस ऊपर उठना शुरू कर देगा, इसको बोलेंगे आवर्तकाल। मतलब एक कंप्लीट चक्कर में, तरंग द्वारा एक कंप्लीट चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, रे बच्चा ध्यान दो ना, मैं बोल रहा हूं आवर्तकाल। क्या बोल रहा हूं? तो तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे आपका आवर्तकाल कितना है पता है आपको? बताइए आपका आवर्तकाल कितना है? आप क्या करते हो पुनः उसी स्थिति में पहुंचने में, मतलब घर से चला, कोचिंग आया, कोचिंग से घर गया, इतने में जितना टाइम लग गया, मतलब पुनः जहां पहुंचा था, जहां से चला था वहीं पहुंच गया ना, उतना होने में जितना टाइम लगा, दैट इज आवर्तकाल। लगभग आपका 7 घंटा होगा। किसी का 10 घंटा हो सकता है, किसी का 24 घंटा भी हो सकता है। भाई वो घर पर सोया हुआ है आलसी की तरह, बस धरती जो चक्कर मार रहे उसी वही उसका चक्कर टाइम हो गया। धरती के साथ चक्कर मारने वाला प्राणी है वो, आलसी नहीं, महा आलसी है। तो उसकी बात अपन नहीं कर रहे, हम बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले प्राणी की बात कर रहे हैं जो आप लोग हैं। तो आपका आवर्तकाल 6-7 घंटा होगा। क्या बात समझ में आई? तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। अरे यार सही है। तरंग द्वारा एक पूरे ताप में जितना दूरी तय किया जाता है उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग यानी एक पूर्ण आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, तरंग दैर्घ्य जिसको अपन बोलते हैं लेमडा, क्या बोलते हैं? लेमडा। अभी देखिए कुछ टर्म्स यूज होने वाले हैं। पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म है आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। ये समझाना आपने क्या होता है आवर्तकाल? बोलो बोलो क्या होता है? तरंग द्वारा एक पूरे चक्कर में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। दैट इज टी। तीसरा आवृत्ति, ये आवर्तकाल का उल्टा होता है ना, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। और चौथा कोणीय वेग जो कि ओमेगा है। क्या है ये? ओमेगा। ये ओमेगा काहेला लिखे? कोणीय वेग क्यों? क्योंकि तरंग ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कोना कोनी चल रहा है, तो इसका वेग कौन सा होगा? कोणीय वेग होगा, जो कि ओमेगा होता है। ध्यान दो, मजे की बात बताता हूं। क्या तरंग दैर्घ्य वास्तव में दूरी है? बोलो 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 बोलो। तरंग दैर्घ्य क्या है? दूरी। तरंग दैर्घ्य दूरी है, और दूरी बराबर समय गुने चाल नहीं होता है रे? दूरी बराबर। अच्छा, क्या ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसकी रफ्तार होगी प्रकाश की चाल के बराबर। और प्रकाश की चाल को मैं लिखता हूं, प्रकाश की चाल को कहते हैं हम क्या? प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं सी से। किससे? मतलब भाई भी से कर रहे थे ना, चाल को किससे करते हैं? भी से। या वेग को किससे करते हैं? भी से। लेकिन जब प्रकाश का बात आता है, किसका बात आता है? प्रकाश का। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? सी। इसीलिए हम प्रकाश की चाल को या प्रकाश के वेग को सूचित करते हैं किस चीज से? सी से। चाल या वेग को, एक ही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। कहा गया एक कंप्लीट चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को अरे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या तरंग दैर्घ्य हमारा दूरी हो गया? तो तरंग दैर्घ्य बराबर, अरे चाल बराबर दूरी, सॉरी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो लेमडा बराबर चाल कितना? सी, समय कितना? टी। तो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया? अच्छा, लेमडा बराबर सी टी। लेमडा क्या है? बस दिमाग में रखना कि भाई तरंग दैर्घ्य या तेल लेने लेमडा दूरी है, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखवाऊंगा?
तरंग द्वारा पूर्ण आवर्त काल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग जितना ज्यादा से ज्यादा दूरी ऊपर जाता है, जैसे देखो इतना बड़ा हो गया, ये इतना जो बड़ा हुआ, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आयाम। बहुत अच्छे, क्या बात। ये हमारा क्या है? आयाम है। ठीक है, टर्मोलॉजी है बस तरंग का, जो 11वीं के लिए है, लेकिन आप 11वीं में मैंने कहा दिया पूरी बात। तो चलिए लिखते हैं, डायग्राम बनाइए और सारी बातों को लिख लीजिए और हम एक एक करके बातें लिख लेते हैं। डायग्राम बनाइए, उसके नीचे तरंग लिख करके, तरंग का डायग्राम हुआ है, तरंग लिख करके और ये डायग्राम बनाइए। बोला कैसे लिखें? कॉपी और कलम से लिखो। और कैसे लिखोगे? पेंसिल से। ये हुई ना बात, पेंसिल से लिखेगा। लिखेगी, हाँ। उससे पूछेंगे ना कि बताइए भाई अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है, तो बोलेगी सर दोनों में स्पेलिंग का अंतर है। क्योंकि ऐसे बच्चे यही सब बोलेंगे, समझ रहे हो? चाल और वेग में क्या अंतर है, तो बोलेगा चाल को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं या स्पीड कहते हैं। रे वही सब उसका होगा अंतर। स्पीड का पहला लेटर एस से शुरू होता है, वेलोसिटी का भी से। अंतर स्पष्ट कर रहा है। कॉपी चेक करने वाला उसी समय आत्महत्या कर लेगा। तो बोलेगा इतने महान प्राणी को जब प्रभु आपने जन्म दे दिया तो मुझ जैसे तुच्छ का क्या आवश्यकता है यहाँ पर, उठा लो मुझे। अरे लिख लिया, लिख लीजिए। बोलो 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 बोलो। हाँ, साइड हो जाओ, नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा। अरे विद्यार्थियों आगे बढ़ जाऊं? नहीं दिख रहा है तुम्हें? रे अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट तो हूं नहीं। छप। मैंने सबकी परिभाषा लिखवा रखी है, बचा हुआ है सिर्फ कौन? तरंग दैर्घ्य। बस उसे ही लिखना है। लिखिए तरंग दैर्घ्य। लिखिए तरंग द्वारा, तरंग दैर्घ्य लिखकर डैश लिखे और लिखे तरंग द्वारा एक पूर्ण आवर्त काल में, एक पूर्ण आवर्त काल में तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लिख रहे हैं। तरंग द्वारा एक पूर्ण आवर्त काल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग द्वारा एक पूर्ण आवर्त काल में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नीचे तीर मार के इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। किसे? तरंग दैर्घ्य को। लिखे इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। किसे? तरंग दैर्घ्य को। अगला लिखिए
अगला लिखें। अच्छा बताओ भाई, ये दूरी है कि नहीं है? तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर। लिखो, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। किसका? तरंग दैर्घ्य का। और लिखिए फाइनली इस प्रकार लेमडा बराबर सी टी। इस प्रकार लेमडा बराबर सी टी, जहां सी तरंग का वेग, तरंग का वेग तथा टी आवर्त काल है। क्या है? आवर्त काल है। छापो। अरे लिख लिया? चलिए बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अरे किसकी? किसकी बात करने वाले हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग की। अब हम डाल सकते हैं जो चैप्टर हमारा है वास्तविक में, क्या है नाम उसका? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। आप कहीं भी देख लो किसी बुक में या कहीं पर भी, तो आपको सीधे सीधे चैप्टर जो शुरू होता है ना, यहीं से सुनाई पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारे लोग यहीं से करते हैं, फिर बच्चा उड़ जाता है और उड़ता ही रहता है वो, क्योंकि ये उड़ेगा तो अगला चैप्टर भी उड़ेगा जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो मैं चाह रहा हूं कि दोनों आपका ना उड़े, इसीलिए मैंने इतना दूर करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। शायद एक पेज वो लगा होगा, है ना? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये हुआ हमारा जो 12वीं का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। 8 ही ना है? हाँ 8वां ही होगा, 7वां 8वां पता नहीं क्या है। जो 2 दिन का चैप्टर है, आज एक दिन हमने ले लिया है और 2 दिन और चलेगा। मतलब आज तो हमने पूरा दिन इसको देते तो पक्का ये 2 दिन में निपट जाता, लेकिन इसको आधा अधूरा दिन दिए हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने लिखा विद्युत चुंबकीय क्या तरंग। सुनते हैं, समझते हैं ये क्या है, समझते हैं अच्छे से। देखिए, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? अरे एक रुका हुआ आवेश उत्पन्न क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है क्या भाई? विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पता पड़ पाए कि यहां पर विद्युत आवेश है, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत आवेश के उपस्थिति का अनुभव हो सके, उसको क्या बोलेंगे हम? विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं बोलता हूं ताप क्षेत्र, ठंडा के मौसम में क्या करते हैं अपन? आग जला करके सेकते हैं हाथ को। तो क्या घर पर आग जलाओगे, यहां से ऐसे करोगे तो क्या गर्मी मिलेगी? तो भाई ताप क्षेत्र क्या हो गया? उस आग के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें आग की गर्मी मिल सकती है, उसको क्या बोलेंगे? ताप क्षेत्र। अरे यार सही कह रहा हूं ना? वैसे ही विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम? विद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब एक और बात है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील आवेश ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा। विद्युत क्षेत्र भाई जहां जहां दुनिया में आवेश है वो विद्युत क्षेत्र करेगा ही, लेकिन साथ में करता है चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। इसका पता किसने लगाया था? ऑरस्टेड ने। किसने? अच्छा, ध्यान से सुने। रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। ठीक है? अच्छा, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उसने देखा कि ये तार जैसे इसमें धारा बह रही है ना, इसके पास में चुंबक रख दिया तो देखा कि चुंबक को ये अपनी ओर खींच रहा है। तो वहां से पता चला कि ये क्या उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। क्या करता है?
अरे कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसीलिए बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। एक ही इसका दोनों मिलाकर के नाम है। इसको क्या कह सकते हो आप? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, अब फैराडे ने क्या पता लगाया? फैराडे ने पता लगाया कि जब चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र, यानी धारा उत्पन्न होती है। धारा का मतलब आवेश बहने लगता है। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या थी? तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देख रहे हो, सब कुछ लिंक्ड है। मैं पुनः आता हूं सिर्फ और सिर्फ यह चैप्टर पर। अब हम बात करने वाले हैं कि चूंकि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन त्वरित आवेश, कौन सा आवेश? त्वरित आवेश, ये दोनों तो करेगा ही। ये करेगा, विद्युत क्षेत्र भी करेगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो करेगा ही, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, लेकिन साथ में ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में करता है। तो चूंकि यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इससे उत्पन्न तरंग को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब, ध्यान से सुने, रुका, जैसे मैं आवेश हूं, रुका हुआ हूं, तो मेरे चारों ओर क्या होगा? क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। मैं गतिशील हूं, तब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन यदि मैं त्वरित हूं ना, त्वरित का मतलब मेरी रफ्तार या तो बढ़ रही है नहीं तो घट रही है, तो देखो क्या क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत क्षेत्र भी, देखो ये है विद्युत क्षेत्र, ऊपर जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र, और मैं आगे जाऊंगा तो मैं तरंग रहूंगा। तो कुछ ऐसे ऐसे करता है। ओके, ये हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसा ही होता है, डायग्राम बिल्कुल सेम बनाऊंगा मैं। तो सुनिए, परिभाषा इसकी क्या है? किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंग की, कि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। लिखिए, लिखिए, त्वरित आवेश त्वरित 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 का मतलब जिसमें त्वरण हो, या तो रफ्तार बढ़ रहा हो या रफ्तार घट रहा हो। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है। तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है। तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है। विकिरित, विकिरित, विकिरित करती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मैंने कहा त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है। देखो विकिरित कैसे लिखते हैं? विकिरित करती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहां से आपसे पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत क्या है, तो क्या कहोगे? त्वरित आवेश। विद्युत पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का। विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत मतलब कहां से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है? त्वरित आवेश से या गतिशील आवेश से? अरे बोलो ना, कौन से आवेश से? त्वरित आवेश से। बताइए, गतिशील आवेश से क्या उत्पन्न होगा? तो या तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और स्थिर आवेश से विद्युत क्षेत्र। लेकिन त्वरित आवेश से
विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या ये दोनों भी उत्पन्न होगा? हाँ, अरे यार त्वरित है तो गतिशील तो होगा ही ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवेश था तो विद्युत क्षेत्र किया था ना, अब गति में आ गया तो विद्युत क्षेत्र करवे करेगा, साथ में कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जब त्वरण में आ गया तब यार ये दोनों तो करवे नहीं करेगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ में नहीं आई? यानी कि आवेश से क्या क्या उत्पन्न किया जा सकता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आ रहा है? यानी कि वास्तव में तीनों उत्पन्न कर सकता है। कंडीशन है कैसा क्या करवा रहे हो। अच्छा, अब यहां से बड़ा लंबा कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। किसके लिए? विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। शुरू में इसको तरंग माना ही नहीं जा रहा था। किसको? ये जो निकाला नया उसको तरंग नहीं माना जा रहा। बड़ा लफड़ा चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, कटमाबद्ध झगड़ा हो रहा था, मार काट मचा हुआ था और राइट हो गया। सुनिए ध्यान से, प्रकाश की परिभाषा आपको पता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो हम पढ़ेंगे ना, इसी में भी प्रकाश भी हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसका झलक मिलेगा आपको। जो स्वयं अदृश्य होकर शेष दुनिया को दृश्यमान बनाता है। देखिए प्रकाश वहां से चल रहा है ना, क्या जाता हुआ दिख रहा है आपको कि वहां से प्रकाश आ रहा है, पड़ रहा है मेरे मुंडी पे? क्या दिख रहा है? नहीं। यानी प्रकाश हमें नहीं दिखता है, लेकिन इसके प्रेजेंस में एवरीथिंग इज विजिबल। यदि ये है तो दुनिया है, और ये नहीं है तो दुनिया नहीं। अरे यार सही है ना? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो स्वयं अदृश्य है, लेकिन उसके प्रेजेंस में दुनिया दृश्यमान है। तो सुनिए ध्यान से, लफड़ा चल रहा था कि क्या ये तरंग है प्रकाश या कण है। मैंने कहा ध्यान यहां दो, अच्छे से सुनो। मतलब प्रकाश क्या है पर लफड़ा चल रहा था। सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने बोला कि देखो प्रकाश जो है वो कण है। प्रकाश क्या है? कण है। जितना डिग्री पर फेंकोगे उतना ही डिग्री पर बाहर निकलेगा। कण की तरह बिहेव कर रहा है, डंडा भी वैसे ही यूं यूं जा रहा है। तो प्रकाश क्या है? एक कण है। रामलाल ध्यान दो इधर, प्रकाश कण है। ऐसा किसने कहा? न्यूटन। बाद में वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हाइगेन। क्या नाम था? हाइगेन। बस कहानी है, सुन लो थोड़ा सा। हाइगेन आया और उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। क्या कहा हाइगेन ने? प्रकाश तरंग है, कण हो ही नहीं सकता है। प्रकाश क्या है? तरंग है। ऐसा उसने कह दिया। किसने? हाइगेन ने। बाकी अब जो भी वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल हुआ है ना, मैक्सवेल हुआ, और जो एक है हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, अपना अपना हिसाब से बट रहे। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं प्रकाश कण है। क्या कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? प्रकाश कण है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही उन्होंने कहा, बहुत महान वैज्ञानिक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने दिया था, सापेक्षतावाद का सिद्धांत। तो उसकी बात को दुनिया ने मान लिया और बोला नहीं 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 सही बोल रहे हैं, प्रकाश क्या है? पक्का पक्की कण ही है। लेकिन न्यूटन, ये हाइगेन्स भी महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया कि प्रकाश कण हो ही नहीं सकता है, प्रकाश तरंग है। और उसके पास उनका प्रूफ भी था। तभी तो मैंने कहा कि झगड़ा शुरू हो गया भयंकर रूप से। दोनों समुदाय में बट चुके थे, सारे के सारे दुनिया के जितने भी लोग थे, दो समुदाय में, है ना। एक कौन? कण वाला, दूसरा कौन? तरंग वाला। झगड़ा चल रहा था भयंकर। उसी समय एक महान भगवान का अवतार हुआ। भगवान समझते हो? अरे इंसान के रूप में भगवान उन्होंने अवतार लिया। वो दोनों के बीच आए और बोला लड़ो मत, दोनों है। प्रकाश में दोनों गुण है, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। डुअल नेचर, जैसे कुछ इंसानों में होता है, समझ रहे होगे, है ना। एक चैप्टर सर पढ़ा रहे होंगे अर्धनारीश्वर, डुअल नेचर वाला। तो इंसानों की तरह प्रकाश में भी कहा कि दोनों गुण होते हैं, या कण भी है और तरंग भी है। कौन? प्रकाश। प्रकाश में दोनों गुण है। अब प्रकाश नाम का कोई प्राणी हो तो कृपया वो बुरा ना माने। प्रकाश में दोनों गुण है का मतलब है प्रकाश जो ये है इसमें दोनों गुण है। ठीक है, ये बात वहां से पता चली। सारे वैज्ञानिकों का समुदाय जो है बेचारा सब कहा कि चलो ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली जैसे ही ये सब बोला उसके बाद जो है अपना एक रूल दे दिया, दोनों को मिला जुला करके हम उसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम विद्युत चुंबकीय तरंग देख रहे हैं।
तो इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि इसमें दोनों गुण है, ये कण वाला गुण में भी इसमें है और तरंग वाला भी। इसका मतलब यदि प्रकाश एक तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रकाश है, तो इसका मतलब है इसमें सारी की सारी प्रकाशीय घटनाएं होंगी, यानी कि इसमें परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, और कुछ जानते हो? बोलो बोलो। और भी कुछ होता है, उसको बोलते हैं विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, सब कुछ होता है। अरे यार, दो चीज पढ़े हो कहाँ? 10th में। अभी 10th में हो क्या? 12th में हो। यहाँ नई नई बातें पढ़नी है, उन तीन और नई बातें मैंने बताई, खैर वो टाइम पर पता पड़ जाएगा। तो इसमें जितनी भी प्रकाशीय घटनाएं हैं, सारी की सारी घटनाएं घटित होगी किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग में, क्योंकि ये भी क्या है? प्रकाश। साथ ही इसमें कण वाला घटना भी होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये कण भी है। कौन कण है? प्रकाश नहीं भैया, अरे विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश भी तो यही है ना, हमारा चैप्टर ये है। तो इसमें सारी की सारी प्रकाशीय घटनाएं भी होंगी और सारे के सारे कण वाले घटनाएं भी होंगी। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग की। इसकी रफ्तार कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की रफ्तार के बराबर। तो चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का अपन एक डायग्राम बनाते हैं। आपने लिख लिया? अच्छा, बहुत अच्छे। अरे नामलाल, बात ना कर। अरे नहीं मानेगा रे रामलाल कुमार। ध्यान दो, क्या करो? ध्यान दो। रे रामलाली, बात तुम सही नहीं मानेगी ना? कूट दूंगा अभी तुरंत। अरे याद कर रहे हो? वेरी गुड। परीक्षा सर पर है, इसका प्रभाव दिख रहा है मुझे तुम लोगों पर। मैं समझ गया तुम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो अभी से। अच्छे बच्चे जो है सो शुरू से ही लगे रहते हैं, उनको 1 सेकेंड समय मिलता है तुरंत पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तुम लोगों को देख करके मुझे याद आ जाता है कि इतने अच्छे बच्चे कैसे हो सकते हैं। अनुभव नहीं है? अरे मैं सही सोच रहा हूं कि गलत रे? गलत। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर वाला जो है ये विद्युत क्षेत्र है, इधर वाला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिशा है। सुनिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपित होते हैं, देखो ये विद्युत क्षेत्र है जो y एक्सिस में है, चुंबकीय क्षेत्र है जो z एक्सिस में है, तो इनके लंबवत अध्यारोपण से
जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसा मैक्सवेल ने कहा था। तो मैक्सवेल के अनुसार अपन कह सकते हैं, रे गोचू, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यह भी एक परिभाषा है। क्या बात समझ में आई? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती मतलब क्या? जो परिवर्तित हो रहा। अरे यार विद्युत क्षेत्र देखो क्या हो रहा है, परिवर्तित। ऐसा ही ना एसी था, अभी एसी पढ़े हो? अरे एसी कैसा था? ऐसा ही तो था। ऐसा फॉर्मूला था I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। तो क्या इसको कह सकते हो कुछ E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी? अरे क्या बात है, मजा आ गया भाई। और इसको क्या कह सकते हो? B बराबर B नोट साइन ओमेगा टी। वेव का इक्वेशन हो गया। देखो सब बच्चे कितने महान है ना। तो चलिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसके लंबवत कौन चलेगा? विद्युत चुंबकीय। आप जानते हो क्योंकि ये डिस्टरबेंस के यानी कि जो कंपन होता है, कंपन के लंबवत चलता है। तो कंपन हो रहा है, देखो मैंने क्या किया था, इधर और इधर, यही कंपन था ना। और मैं चल किधर रहा था? आगे। क्या यही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है? हाँ। तो चलिए लिखते हैं, लिखो अथवा करके। अथवा एक और परिभाषा, अथवा। अथवा समझते हो? हाँ लिखिए। अथवा का मतलब और मतलब और नहीं, और मतलब या। लिखिए, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से, लंबवत अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को फिर से बोलूं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये अध्यारोपण समझा? अध्यारोपण का मतलब एक के ऊपर दूसरे का चढ़ना। समझ रहे हो? रेलगाड़ी पर रेलगाड़ी चल रही है, देखो ध्यान से, ये रही रेलगाड़ी, ये दौड़ रही है इधर की तरफ भी वेग से। इसके ऊपर तुम भी दौड़ रहा है चढ़ करके, देखो इधर की ओर भी वेग से। तो क्या रेलगाड़ी का वेग और तुम्हारा वेग दोनों जुड़ जाएगा, उतना हो जाएगा तुम्हारा वेग? हाँ, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण। एक के ऊपर दूसरे को डालना। अरे बूझे या बुझा गए? हाँ बहुत अच्छे। डायग्राम बनाना, देखो ध्यान से। अब अरे बच्चा देख लो ना, चूंकि समझिए ध्यान से, क्या करिए, समझिए। ये जो विद्युत क्षेत्र है, आपने अभी अभी कहा कि सर हम जान गए हैं कि E बराबर होगा फॉर्मूला E नोट साइन ओमेगा टी। अरे होगा ना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। पहले याद कीजिए, कुछ कुछ फाई लिखते थे माइनस में, यहां पर उस फाई को लिख रहे हैं kx, चूंकि तरंग चल रहा है x दिशा में, तो क्या लिख रहे हैं? kx। अरे यार सही कर रहा हूं ना। और b जो है हमारा, इसको लिखेंगे अपन ऐसा वाला को b नोट साइन ओमेगा टी माइनस का kx। बुक में देखोगे उल्टा लिखा हो, kx पहले ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टेंशन ना लो। अरे यार बात समझ में नहीं आई ना। अरे इसी को तो बोलते थे I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। अरे तरंग का इक्वेशन यही ना होता था रे। ये कौन सा है? विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सा धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है? ये उजला वाला भी ऐसा ही है और नीला वाला भी ऐसा ही है। नीला वाला चूंकि जेड में है तो मैंने बी जेड लिख दिया, और ये बेचारा वाई में है तो ई वाई लिख दिया। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अच्छा ई नोट क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। अरे ई नोट क्या होगा? विद्युत धारा का शिखर मान। बोलो ना, विद्युत धारा का शिखर मान, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। अरे आई नोट में होता है विद्युत धारा का शिखर मान, ई नोट क्या होगा? और बी नोट चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। अरे बूझ रहे हो ना? बहुत अच्छे।
क्या बात है। छाप लीजिए पूरा डायग्राम। अच्छा, ये के है ना, के को तरंग संख्या कहते हैं। ध्यान से सुन लो एक बार थोड़ा सा और। जहां के क्या है, तरंग संख्या, के वो तरंग है, उसका है तरंग संख्या है। और तरंग संख्या के को हम लिख सकते हैं तथा के बराबर होता है फॉर्मूला 2π/λ। बस इसे लिख लो और हम इस पर चर्चा इतना करेंगे कि इसको तुमको हलवा लगेगा और बोलोगे सर हलवा है, हलवा है, हलवा है, हलवा है। छापो। इसे छाप लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों।